जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 रेशों से वस्त्र तक देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया गया है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जावंत रेशे कहते हैं। उनके रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून या कोश से प्राप्त होता है। तो ये आप देख सकते हैं, जो रेशम के फाइबर रेशम जो होता है ना, वो रेशम कीट से प्राप्त होता है। यहाँ तक पॉइंट आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से यहाँ से देखते चलना है, ऊन। अब देखिए ऊन के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। एकदम ये भी आपका परफेक्ट है, बालों से ढके होते हैं। पॉइंट यहाँ से हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऊन प्राप्त करने वाले जंतु, ठीक है। तो दिया गया है कि यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। यहाँ की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा तिब्बत और लद्दाख, ठीक। देन उसके बाद दिया गया है कि बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगारो ऊन को अंगारो नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनमें बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है और इन्हें पश्मीना भी बोलते हैं। तो इतना सारा पॉइंट हम लोग को याद रखना है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे दिया गया है, अच्छा से देखना है कि ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। तो इस सारी चीज़ को यहाँ से याद हम लोग रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा होता है, एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ से ऊन प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ इसमें दे दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे रेशों से ऊन तक, ठीक है, कहाँ से पॉइंट, किस तरह के पॉइंट आता है। दिया गया ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, एकदम सही बात है, लालन पोषण होता है उसका। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। मतलब बाल काट लिया जाता है और डायरेक्ट तो ऊन प्राप्त नहीं होता है, उससे बहुत सारा प्रोसेस होता है, बनाई जाती है। देन उसके बाद स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद होती है, जिनमें निम्नलिखित चरण है। अब कौन कौन से चरण से ये मतलब क्या कहता है, प्रोसेस होता है ऊन बनाने के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब स्वेटर वगैरह ये सब बनाने के लिए चरण 1 में दिया गया है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग की जाती है जैसे नाई के द्वारा बाल काटने के, ठीक। देन उसके बाद कुछ पॉइंट दिया गया है, यहाँ से देख लेंगे। ये VVI पॉइंट आप ले सकते हैं। यहाँ दिया गया है क्या चीज़, नस्ल का नाम, ठीक है, यहाँ नस्ल का नाम दिया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ऊन का क्वालिटी। उसके बाद यहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। कोई पूछेगा लोही कहाँ पे पाई जाती है भैया, तो ये बहुत ही अच्छी नस्ल की होती है, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। वहीं हमसे पूछ दे कि रामपुर बुशायर कहाँ पे पाई जाती है, तो 21 टाइप के, तो ये भूरी ऊन होती है और ये पाई जाती है यूपी और हिमाचल प्रदेश में। देन उसी के बाद दिया गया है कुछ और भी पॉइंट, इसको भी देख लेते हैं, ठीक। दिया गया है कि नाले या नले, ये जो होता है ना गलीचे की ऊन, और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बखरवाल, ठीक है, ऊनी शॉल के लिए ये जम्मू कश्मीर में, तो ये VVI है। मारवाड़ी, तो ये मोटी और रुक्ष ऊन है, ठीक है। और ये जो गुजरात में पट्टनवाड़ी, ये जो हौजरी के लिए, तो ये भी आपका गुजरात में ही पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट, ठीक। तो दिया गया है
लिए उपयुक्त की जाती है। मतलब ऊपर जो लाइनिंग था उसी का ये हाफ लाइनिंग है, ठीक है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। तो ये गर्मी के मौसम में इसलिए काटा जाता है। अब ठंडा में काट लिया जाता है तो ठंडा लग जाएगा, इसलिए, ठीक है, जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। और इन्हीं ऊनी रेशे को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं। तो ये भी हम लोग जानते हैं, फिर से उग ही जाते हैं। अब चरण 2 में देखिएगा, स्टेप 2 में क्या बता रहा है कि त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है और जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम या प्रोसेस को निम्न प्रकार। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले ऊन की कटाई, ठीक है, अभिमार्जन, फिर छटाई और फिर बर की छटाई और फिर यहाँ से रंगाई और यहाँ से रीलिंग होती है। चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाए। फिर यह प्रोसेस जो होता है अभिमार्जन कहलाता है। जो अभिमार्जन से क्या होता है, धूल और ये गर्त वगैरह ये सब निकलता है, ठीक है। आजकल अभिमार्जन मशीन के द्वारा किया जाता है, एकदम सही बात है। स्टेप 3 में देखिए ना क्या दिया गया है। दिया गया अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिंग अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है और जहाँ विभिन्न गठन वाले बाल को छांटा या पृथक किया जाता है। तो यहाँ तक भी हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टेप 4 हम लोग देखेंगे। स्टेप 4 में क्या दिया गया है दोस्तों कि अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल या फूले हुए रेशे को छांट लिया जाता है जो बर कहलाते हैं, ठीक है। तो बर वाला प्रोसेस भी हम लोग जान लिए और इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखाया जाता है और इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागे के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। तो यहाँ तक 4 प्रोसेस तक हम लोग समझ लिए। देन उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से क्या जानेंगे, 5 और 6 के बारे में दिया गया है कि रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। 6 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया कि अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधे करके आपका सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनके धागे बनाए जाते हैं। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों के काट कर ऊनी वस्त्र बुनने का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ से रेशम के बारे में हम लोग जानेंगे। दिया गया है कि रेशम यानी कि सिल्क के रेशे भी जीवंत रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है कि रेशम का पालना क्या कहलाता है, तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि रेशम कीट का जीवन चक्र दिया गया है कि मादा के मतलब वही आपका ये फीमेल वाला हो जाता है कि मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं और जो कैटरपिलर या फिर इल्फी या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या फिर कोशित कहलाता है। यहाँ तक प्रोसेस हम लोग समझ गए। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, ठीक है, और यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है और फिर ये अंग्रेजी के 8 के रूप में अपने सिर को एक सिर से दूसरे सिर तक ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक भी हम लोग प्रोसेस जान गए 8 के रूप में। फिर सिर की इस गति के समय कैटरपिलर क्या करते हैं, पतले तार के रूप में प्रोटीन
एक पदार्थ स्रावित करता है, ठीक है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लेता है, ठीक है, और फीफा बन जाता है और ये आवरण कोकून कहलाता है। यहाँ तक भी हम लोग प्रोसेस जान लिए कि कोकून आखिर होता क्या है। देन उसके बाद कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक भी हम लोग प्रोसेस देख लिए। देन उसके बाद देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। उसके बाद देन पॉइंट दिया गया है तसर रेशम, मोगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा गाते गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है और इस कीट के कोकून प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इससे सुंदर रंगों के में रंग दिया जाता है या रंगा जा सकता है, ठीक है। जो कोकून प्राप्त होता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। अब हम लोग रेशम के कुछ देखेंगे पॉइंट। रेशम की खोज। रेशम की खोज यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। इस प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग-टी सम्राज्ञी सी लुंग-ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों के पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा था। सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत के पत्ती को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से यह कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुर्द पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसको कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया और बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम के अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसे आज भी रेशम या सिल्क रूट कहा जाता है। बस छोटा सा एक पॉइंट है रेशम का क्या है दोस्तों, यहाँ से देख लेना है कि रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एकदम पूरा सा उपयोग किया जाता है। वैक्स कीटे में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम या प्रोसेस में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकलने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है, ठीक है। रीलिंग विशेष मशीन में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशे को क्या करे निकालती है। देन उसके बाद दिया गया है फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकारों के द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न देख लेंगे और चैप्टर फाइनल करेंगे। दिया गया है कि जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो हम लोग सब जानते हैं कि ऊनी वस्त्र पहनते हैं जाड़ के दिन में, ठीक है, आसानी से हम लोग ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं। देन उसके बाद दिया गया है इनमें से जंतुओं से प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, तो ऊनी और रेशम। देन उसके बाद लिखा हुआ है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पालन कहलाता है क्या, तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। देन उसके बाद दिया गया है कि लिनन जंतु डेज के तागे से प्राप्त होता है, तो ये जो होता है फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। और यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।